ओके, हाय एवरीवन, नमस्ते। आज मेरा सेकंड पॉडकास्ट है। मैंने कल बोला था कि मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं, इन लोग अपने मन का क्यों करते हैं, और दूसरी कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर क्यों इतना दबाव और प्रेशर डालते हैं कि उनको मजबूरन उन लोग चाहते हैं वही काम होता है। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि मैं कल रसिया, चाइना और इसराइल और ये अमेरिका की बात करूंगा कि इन लोग क्यों छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर एकदम प्रेशर डाल के और जो मन में आता है वो काम करवा लेते हैं। अगर यही काम इंडिया करना चाहता है तो फिर इन लोग ये दो या तीन कंट्रीज इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, और चलिए बात करते हैं कि इन लोग की वॉर का कारण क्या है। ठीक है, लेट्स टॉक। पहले हम लोग बात करते हैं रसिया की। देखो, रसिया पहले रसिया नहीं था, पहले रसिया का नाम सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन बहुत बड़ी कंट्री थी, अभी भी रसिया बहुत बड़ी कंट्री है। उससे भी वो इतनी बड़ी कंट्री थी कि उसी बड़ी कंट्री को मतलब अगर सारी कंट्री को मिला दिया जाए तो हो सकती थी कि उससे बड़ी कंट्री होने तो नहीं हो पाती। तो जब रसिया में रसिया का और अमेरिका का जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके अंदर अमेरिका ने कुछ चाल चला, कुछ किया, वो तो मेरे को नहीं मालूम। कुछ करके उधर के सीआईए और अमेरिका ने मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। कितने पार्ट में तोड़ा? 15 पार्टों में। उसके अंदर से एक रसिया है, उसके अंदर से एक यूक्रेन है। अब बात करते हैं रसिया और यूक्रेन की लड़ाई क्यों चल रही है, क्या मुद्दा क्या है कि ये दोनों अभी तक 3 से 3.5 साल हो गए, अभी तक इन लोग का वॉर चालू है। क्या रीजन, क्या उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट रीजन ये है कि जो यूक्रेन है वो चाहता है कि मैं नाटो में ऐड हो जाऊं। नाटो वो संस्था है जिसके अंदर ये रूल है कि अगर किसी नाटो मेंबर और मेंबर कंट्री के ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया, तो ये जितनी भी कंट्रियां हैं वो सारी की सारी अटैक कर देगी उस कंट्री के ऊपर जिस कंट्री ने अटैक किया नाटो कंट्री के ऊपर। तो यूक्रेन चाहता है कि उसमें ऐड हो जाए, पर जो रसिया है वो नहीं चाहता। बिकॉज अगर रसिया ने उसको परमिशन दे दिया नाटो कंट्री में जाने के लिए, तो रसिया चारों तरफ से यूएसए के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो रसिया चाहता है कि वो उसको जैसे रहना वैसे रहो, पर वो नाटो में ना जाए। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो चाहता है कि हम लोग नाटो में जाए, पर रसिया नहीं चाहता है। तो इसीलिए रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अटैक किया, फुल्ली डैमेज हुआ, दोनों कंट्री को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। रसिया ने तो इतना डैमेज कर दिया कि यूक्रेन को रिकवर होने में भी कितने सदी लग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। उधर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को रसिया ने कैप्चर कर लिया, बहुत कुछ कैप्चर किया। रसिया ने 30 की 40% लैंड ऑफ यूक्रेन को कैप्चर कर लिया ऑलरेडी इन दैट टाइम। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप आए। जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो गवर्नमेंट थी, शायद आई थिंक जो बाइडन थे, जो बाइडन की जो गवर्नमेंट थी वो तो सपोर्ट करती थी रसिया को, सॉरी सॉरी यूक्रेन को, फंड भी करती थी। वो मिलिट्री सपोर्ट, वेपन, और साथ में उसके बाद यूरोपियन कंट्री सब उसको देते थे कि उन लोगों को तो चिढ़ है भाई कि रसिया क्यों इतना पावरफुल है। ठीक है, तो उन्होंने फुल फंड कर देते यूक्रेन को। पर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में आए, उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं जब आऊंगा प्रेसिडेंट बन के, तो मैं एक ही काम करूंगा, पहले मैं रसिया और यूक्रेन को वो करूंगा, पीस पीस प्लान लॉन्च करूंगा। ठीक है, वो बन गए। उन्होंने पीस करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने क्या बोलते, रसिया के प्रेसिडेंट को अपने इधर बुलाया अमेरिका में। उधर पे नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुआ, उसमें रसिया ने कुछ भी ऐसा चीज नहीं किया। रसिया ने इतना बोला कि आप अगली बार मॉस्को में आओ, हम लोग उधर पे बातचीत करेंगे। कुछ नहीं हुआ। बाद में जो हम लोग के अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है, हम लोग उन्होंने पीस प्लान बनाया, जिसके अंदर यूक्रेन तो भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था। पीस प्लान बनाया, उसने पीस प्लान रसिया ने एक्सेप्ट किया नहीं किया। इसके अंदर आप सोचो कि अमेरिका का क्या फायदा है यार। अमेरिका पहले उसको एड सप्लाई करता था, बाद में अमेरिका ने जितना पैसा उसको दिया है, उसने बोला या तो मुझे इतना पैसा वापस करो, समथिंग कुछ 500 बिलियन था, इतना पैसा मुझे वापस करो, या तो जो यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मेटल है, उसके बाद बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मेटल है, वो आप मुझे दे दो माइनिंग करने के लिए। इसके लिए मेरे को लगता है यूक्रेन रेडी हो गया। पर रसिया, नो भाई, नो चिल नो पिल, मेरी कंट्री है, मैं उसको कैप्चर करके रहूंगा। तो रसिया ने अपना फुल पावर दिखाया, सबकी इधर से उधर कर दी, पर अपनी बात पे टिका रहा। लेट्स टू टॉक अबाउट द चाइना, व्हाई द चाइना इज डूइंग दिस काइंड ऑफ। देखिए, चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना में पहले मंगोल का साम्राज्य था, और मंगोल ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, जो असली चाइनीज है वो रहते थे ताइवान में। इसलिए शायद ना, मेरे को लगता है ताइवान का जो नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है शायद। चाइना बोलता है कि मैं रियल हूँ,
वो बोलता है कि मैं रियल हूँ। जैसे चाइना ने जब तिब्बत को कैप्चर किया था, तो जो तिब्बत के बुद्धिस्ट थे वो बोलते थे कि मैं रियल बुद्धिस्ट हूँ, चाइनीज बोलते थे कि मैं रियल बुद्धिस्ट हूँ। इन लोग का हमेशा चलता था, पर बाद में चाइना ने कैप्चर कर लिया तिब्बत को, तो वो चाहता है कि मैं ताइवान को कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ताइवान इज द मोस्ट बिगेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ चीप। चिप मतलब कौन सी चिप, ये जो हम लोग फोन में प्रोसेसर यूज करते हैं, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर चिप बनाने की कंपनी जो है वो ताइवान के अंदर ही है। एनवीडिया भी है, जो कंपनी है जो चिप बनाती है बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर का, इन कंप्यूटर का, जो मेन बनाने वाला कस्टमर है, जो कंपनी है, वो ताइवान की है। हो जाता है उसको कैप्चर कर लो। उसने डेट लाइन में कर दिया कि शायद 2027 टू 2030 तक मैं उसको किसी तरीके से इनहेंस कर लूंगा। और इसके ऊपर कोई भी कंट्री बोलती नहीं है। वो हेल्प मांगता है अमेरिका से, अमेरिका थोड़ा बोलता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है। Let's talk about the Israel. Why Israel is doing with Philistine and Hamas? No, bro. इसराइल का फंडा कैसा है, जब इसराइल आज़ाद हुआ था, इसराइल पास कोई कंट्री नहीं थी, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब उस समय पे जो अपना ये हिटलर था, उसने पूरे के पूरे जो ज्यूस लोग थे उन लोग की पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी। बहुत लोगों को मारा, जूसों को। उसने बोला कि इस धरती पे कोई भी जूस नहीं रहना चाहिए। बाद में जब हिटलर खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब ना बहुत सारी कंट्री मिलके बोला कि चलिए हम लोग एक काम करते हैं, फिलिस्तीन, क्योंकि जो फिलिस्तीन है उधर पे ना 3 गॉडेस का इम्पोर्टेंट है, 3 धर्मों का, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और जूडिज्म। तो उसको उधर पे एक जगह दे दिया गया कि आप इधर पे रहिए। तो उधर पे इजराइल को एक छोटी सी कंट्री बनाने को मिल गई। इजराइल जिस दिन कंट्री बनी, उसके 1 साल में जितनी भी आजू बाजू में मुस्लिम कंट्रीज है, सब लोग ने अटैक कर दिया। तो भी इसराइल ने अकेले जीत लिया। इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला होना होते रहा, वो जीतते रहा, हारते रहा, जीतते रहा, जीतते रहा। बाद में उसने पूरा फिलिस्तीन को ही इनहेंस कर लिया, सॉरी। उसने फिलिस्तीनियों के लिए कुछ जगह दे दी, जैसे एक साइड बैंड नाम का जगह है, और एक साइड गाजा पट्टी दे दिया। गाजा पट्टी में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसका नाम था हमास। हमास ने क्या काम किया, 6 अक्टूबर के 8 अक्टूबर के दिन जूस लोग का ना एक फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर वो लोग अपने जो पवित्र ग्रंथ है उसको पढ़ते हैं। उसने ना उसी समय 500 से 600 मिसाइल हमला कर दिया, क्योंकि उस समय पे इसराइल इतनी खुश थे लोगों, तो उन लोगों ने अपने डिफेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया, डिफेंस क्रैक हो गया और उन्होंने हमला कर दिया। बहुत लोग मरे, कुछ 500 से 700 लोग मर गए। बाद में इसराइल ने भी हमला किया, इसके जवाब में फिलिस्तीनियों में कुछ 250-300 लोग मर गए। बाद में इन लोग का वॉर अभी तक चल रहा है। बहुत मारा इसराइल ने भी, बहुत मारा, क्योंकि इसराइल के लोगों को पर इन लोग ने, हमास ने मार दिया था, किसी बच्चों पे, हॉस्पिटल पे इन लोगों ने भी पूरा डैमेज कर दिया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, फिर आ गया डोनाल्ड ट्रंप इसमें, उसने बोला कि मैं एक पीस प्लान बनाऊं। पीस प्लान बनाया, उसका पीस प्लान बना। कुछ पॉइंट्स को हमास ने एक्सेप्ट किया, कुछ पॉइंट उसने बोला हमास ने कि मैं इसराइल के अरेस्टर्स को छोड़ दिया। इसराइल ने भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उसने, हमास ने बोला कि मैं अपने वेपन्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा। तो कुछ चीज़ों को वजह से ये पीस प्लान नहीं हो पाया। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल, ह्यूमैनिटी की तो पूरी खत्म ही कहानी हो गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा मारा मारी, एकदम फुल सपोर्ट हो गया, फुल खत्म। अब हम लोगों ने चाइना बात कर लिया, अमेरिका, यूएस, सॉरी सॉरी, चाइना बात कर लिया, इसराइल बात कर लिया और रसिया बात कर। अब लेट्स टू टॉक अबाउट द यूएसए। यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन 1770, आई थिंक मेरे, सबसे पहले कंट्री वही थी जो आजाद हुई थी। ही इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक $38 ट्रिलियन, $38 ट्रिलियन, आई थिंक करेक्ट। ही हैव द लोन आल्सो, द 30 ट्रिलियन और समथिंग, कुछ उसके पास लोन भी है। इस कंट्री वाज द बिगेस्ट लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्री है, बहुत ज़्यादा पावर है। इसके बाद बहुत ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, अहात पैसा है। बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है। इसके प्रेसिडेंट, इसके जितने भी लोग हैं, वो जब मन तब किसी भी कंट्री को जाते हैं और कुछ भी करके आ जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया, उन लोगों ने इराक को ख़त्म कर दिया, लीबिया को ख़त्म कर दिया, सीरिया को ख़त्म कर दिया। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और अमेरिका कुछ बोलने वाला भी नहीं है। जैसे उन्होंने वेनेजुएला को पूरा तरीके से डिसमेंटल करके उधर पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाने की कोशिश कर रहे, कोई भी गवर्नमेंट कंडेम नहीं कर पा रही। कुछ गवर्नमेंट ने, हाँ कंडेम मतलब कि हाँ ठीक है सर, मुझे आपने किया, प्लीज आपने गलत किया, बस बोलने से कुछ नहीं होता भाई, उसको सपोर्ट करना पड़ता है। इन्होंने ऐसा सब किया, फुल चल रहा है इन लोग का, ये अपने आप में सब करते जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है। इस यूएसए ने बोला कि मुझे कनाडा दे दो,
मैं उसको 51 स्टेट बनाना चाहता हूँ। कनाडा ने पैसा दे रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प, उसने एक्सेप्ट किया। फिर उसने बोला ग्रीनलैंड मेरा है, मैं उसको भी पैसा दे खरीद लूँगा। दोनों ने मना कर दिया। वेनेजुएला के साथ भी उसने ऐसा ही किया, बोला कि यार हमला करके, बोलता है उसको प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, बोलता है कि ड्रग सप्लाई कर रहा है मुझे उसका ऑयल। अरे यार कुछ नहीं भाई, इन लोग, आप एक बात आप कॉमन नोटिस कर रहे हो, जितनी भी कंट्री है उन लोग छोटी छोटी कंट्री के ऊपर दबाव, प्रेस प्रेशर डाल रहे हैं कि यार जो मैं बोलूंगा तुमको वही करना है। क्यों? इसके वजह से रीजन क्या है? देखिए, यूएसए स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, चाइना सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, इसराइल, इसराइल के बाद जितने भी कंप्यूटर हो, यूएस अपना बड़ी बड़ी कंपनियां हो, एप्पल हो, आईफोन, जियो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी सीईओ, जिसके फाउंडर कौन है? जूस। ऑब्वियस बात है, जूस जूस को सपोर्ट करेगा। और चाइना और अमेरिका भी डरता है इसराइल, मतलब सपोर्ट करता है इसराइल को। तो आप सोच रहे हो कि इन लोग अपने मन का मनमानी कर पा रहे हैं, और जब हम लोग की बारी आए तो इन लोग मतलब हमेशा हम लोग को दिखाते। अब रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है। अगर इंडिया ऐसा बोल दे तो फिर ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं सब इंडिया के ऊपर, जैसे हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग का ही ये है, क्या बोलते हैं अपना, कश्मीर है, तो इन लोगों ने कश्मीर पे यूएन में मुद्दा उठा दिया, जिससे कोई वैलिड रीजन नहीं है। हम लोग अपना लैंड मांग रहे हैं, दूसरे का लैंड नहीं मांग रहे। वो हम लोग का ही लैंड है, जो चाइना, जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। तो इन लोग अपना पावर दिखाते हैं छोटी छोटी कंट्री। अगर इनको लगता है कि ये कंट्री बड़ी होने वाली है, तो इन लोग उस कंट्री को तबाह करने में, जैसे इंडिया में वोटर टर्नआउट करा रहे हैं। क्योंकि जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने $21 मिलियन फंड, बिलियन डॉलर फंड किया था 2024 के इलेक्शन को टर्नआउट करने के लिए। तो अब किसको दिया था वो नहीं मालूम, वैसे तो हम लोग के अपोजिशन पार्टी को ही दिया रहेगा। उसके बाद इंडिया में वोट चोरी, ईवीएम हैक, ये तो मुद्दा चला है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि इधर की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इधर की गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग है। कुछ भी बोलो भाई, जो भी गवर्नमेंट है फर्क नहीं पड़ता, पर गवर्नमेंट इज स्ट्रांग। क्योंकि इतनी सारी कंट्री अगर डर रही है, चाइना और पाकिस्तान बोलता है कि मोदी गवर्नमेंट ने पूरा तबाह कर रहा है, भाई क्यों तबाह करेगा भाई? तुम लोग हो ही सके तबाह के लायक। तो मतलब ये बात तो सच है कि गवर्नमेंट स्ट्रांग है। हम लोग ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, और हम लोग कुछ कर रहे थे, इन लोग फटाक से मुद्दा उठा देगा, डेमोग्राफी खतरे में, तो ये खतरे में, तो वो खतरे में। तो भाई देख लीजिए, इन लोग का सिंपल क्लियर है, बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी है, जो छोटी छोटी कंट्री अगर मेरी बात सुनेंगे मैं उसको सपोर्ट करूंगा, नहीं सुनेंगे मैं खत्म कर दूंगा। सिंपल सा रीजन, नो रीजन नो एक्सक्यूज, इन लोगों का कोई भी रीजन वीजन नहीं है, इन लोग डायरेक्ट खत्म करने को देते हैं भाई। मेरा सेकंड वीडियो है, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ नहीं, अभी तक मुझे तो व्यू भी नहीं आया मेरे पहले वीडियो पे। ठीक है, मैं अपनी मेहनत चालू रखूंगा, क्योंकि मेरे को रास्ते में भैया को बीट करना है। तो मैं अपना पूरी तरीके से चालू रखूंगा, जो होगा देखा जाएगा। पर जय हिंद, जय भारत भाई, आप लोग सपोर्ट करते रहना। बस मैं यूट्यूब फैमिली की तरफ हूँ और फेसबुक फैमिली की तरफ हूँ। चलो, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।